हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास सच गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि 10th क्लास के सोशल साइंस के प्रतिदिन सुबह 4 बजे क्लास दी जाती है, इसलिए आप लोग ज्वाइन हो और इस क्लास को फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना, आनंद लें। तो ये जो है 32 नंबर क्लास है। तो अब देख सकते हैं मित्रों 31 नंबर क्लास तक हो चुका था। कितना क्लास हो चुका था? 31 तक। और यह जो क्लास है 32 नंबर क्लास है, इसलिए मित्रों आप सभी दोस्तों को बोला है, अपने जो भी रिश्तेदार है जी सभी को बुलाइए, क्लास में लाइए और आप सभी स्टूडेंट क्लास कीजिए, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपके पास टाइम का भी अभाव है और टाइम की भी कमी है। और अगर आप अभी नहीं जगे तो फिर आप समझिए कि आपकी स्थिति क्या हो सकती है। तो फिर पहला नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देंगे मित्रों, है ना। यह 32वां क्लास है और आपको हम इंट्रोड्यूस कर ही दिए। शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले मिलने वाला परिश्रमी को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे मित्रों कि शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहा जाता है। और आपके पास ऑप्शन है कि आय कहेंगे, व्यय कहेंगे, निवेश कहेंगे या उत्पादन कहेंगे। तो शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले मिलने वाली जो पारिश्रमिक होती है उसको हम आय कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मित्रों कि आय की परिभाषा होती है जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम करता है उसके बदले में जो भी कुछ मिलती है मित्रों उसको क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो पहला के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से पिछड़ा हुआ है? 2021 के नोडल एग्जाम के अनुसार ये जो क्वेश्चन पूछी गई है, बताइए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से पिछड़ा हुआ है? क्या महाराष्ट्र है, क्या गोवा है, क्या केरल है या फिर बिहार है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आप जानते हैं मित्रों कि सबसे पिछड़ा राज्य तो बिहार ही होगी, है कि नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों, क्या कहा जा रहा है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बताया था? किसने बताया था गरीबी के कुचक्र? द विस्कस पॉवर्टी ऑफ सर्किल, है ना। या भी बोल सकते हैं ना द विस्कस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। द विस्कस सर्किल ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बताया? क्या प्रोफेसर पेगु ने की, या प्रोफेसर मार्शल ने, या फिर रैगनर नर्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो गरीबी के कुचक्र की जो धारणा विकसित किया था ना मित्रों वो रैगनर नर्स ने ही किया था। सी ऑप्शन, है ना। रैगनर नर्स ने ही कहा था गरीबी के कुचक्र की धारणा, ठीक है ना। गरीबी गरीबी को जन्म देती है मित्रों। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? और इसे तो आपको ज्ञात ही होगा, आपने क्लास की होगी तो आप जानते होंगे कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ना। 2013 के फंडामेंटल ने पूछा, 2015 के एनुअल एग्जाम में, 2021 के भी पूछा एग्जाम में, ठीक है ना, रिक्रेटिव एग्जाम। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। गोवा छोटा राज्य है लेकिन यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 4,56,000 कुछ रुपया है ना पर कैपिटा इनकम। बताइए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। अब 5वां नंबर क्वेश्चन का आप जवाब देंगे मित्रों, क्या सही जवाब है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बताइए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बताइए 5वां का, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, RBI के नाम से जाना जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। यह जो है विश्व बैंक है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक बनते हैं। और डी मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 5वां के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो बताएंगे मित्रों 6वां नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या क्या शामिल होती है? क्या वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, या फिर सेवाओं का मूल्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, है ना, आपके पास जो है केवल 5 सेकंड का टाइम है और जल्दी से आंसर आप टाइप कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के जो अंतर्गत शामिल किया जाता है वह किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, फूट डालो और शासन करो, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? 2020 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? क्या अंग्रेजों ने, या फिर व्यवसाय प्रधानों ने, या फिर उद्योग प्रधानों ने, या इनमें से तीनों? फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी मित्रों वह किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधानों ने, उद्योग प्रधानों ने, या इनमें से तीनों, है ना, इनमें तीनों। तो बताइए फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी मित्रों वह अपनाई थी कौन? अंग्रेजों ने अपनाया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है सही जवाब है ना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति। 8वां नंबर क्वेश्चन मित्रों बताइए कि क्या कहा जा रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय की धारणा है? क्या सकल घरेलू उत्पाद, क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? सकल घरेलू उत्पाद को बोलते हैं GDP शॉर्ट में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक
ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। 8वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय की धारणा है? तो फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ? नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। जितना हमने खर्चा किया, इन्वेस्ट किया और जो प्रोडक्शन हुआ, है ना, तो उसका जो है से माइनस करके जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो आंसर कमेंट करिए। 1969 होगा या 1968 होगा या फिर 1868 या फिर 1869। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो 1868 ईस्वी में किया गया था। और आप आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि 1868 ईस्वी में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो कौन किए थे, किनके द्वारा किया गया था और कितना रुपये बताया गया था। तब तक हम ऑप्शन के बारे में चर्चा कर देते हैं। 1969 ईस्वी हमने आप लोगों को बताया था कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 ईस्वी में फिर अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? 12 है। चूँकि 2019 ईस्वी में जो बैंक की संख्या जो लगभग 19-20 की संख्या थी उसको जैसे विलय करके 12 संख्या में कर दी गई है अभी वर्तमान में, है ना। विलय मतलब मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की जो आकलन किए थे वो दादा भाई नौरोजी किए थे, है ना। उसमें 20 रुपया बताई गई थी और यह किताब था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना किया था, जिसे 20 रुपया बताया गया था प्रति व्यक्ति आय। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? तभी हमने बताया। अगर आप अगर बढ़िया से सुन रहे होंगे तो ध्यानपूर्वक अगर सुनते होंगे तो आप इसका जवाब तुरंत दे देंगे और इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अभी वर्तमान में ना राष्ट्रीय आय को गणना जो किया जाता है किस संस्था के द्वारा किया जाता है और कौन जो है सबसे अच्छा संस्था है, आप कमेंट कर सकते हैं आंसर में। तब तक हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? क्या 1947 में किया गया था, 1949 में किया गया था, 1951 या फिर 1953 में किया गया था? ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था वह किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। तो जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था ना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। उन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। और उनकी जो जन्म हुई थी 29 जून की ही हुई थी, इसलिए 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। ठीक है। 29 जून को। तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अभी हमने क्या बोला था क्वेश्चन में, राष्ट्रीय आय कल्पना करने के लिए सबसे अच्छे संस्थान का नाम हमने पूछा साहब से, तो वो क्या था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, बताएंगे कि किनकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? हमने अभी तुरंत डिस्कस किया। अगर आपको पता होगा तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या फिर प्रोफेसर जो है पीसी महालनोबिस किए थे, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में? बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करें। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो हमने ही बताया 12वां का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। 13वां नंबर क्वेश्चन, 1948-49 में भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितने रुपये बताई गई है? जो 1948-49 ईस्वी में, हालांकि यह फालतू क्वेश्चन है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आ गई है तो इसको हम बता देते हैं। 1948-49 ईस्वी जब भारत की जो कुल राष्ट्रीय आय था वह था 8,710 करोड़ रुपया था, है ना। 8,710 करोड़ रुपये, लेकिन आपके ऑप्शन में 8,700 करोड़ रुपया है। तो
तो फिर अतः यही डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नज़दीकी जो है से डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1948 से भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितने रुपये है? 8,700 करोड़ रुपये है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? जो भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी वह कितनी थी बताएंगे। क्या 120 रुपया था, क्या 50 रुपया था, या फिर 20 रुपया, या फिर 10 रुपया? तो भारत में जो सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, ये बात कब की हो रही है? जब दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में सबसे पहले जब राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, उस सब की बात हो रही है। तो अर्थात 20 रुपया होगा। कितना रुपया होगा? 20 रुपया होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? और यह 2014 में पूछा, 2018 में पूछा, 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, और 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो बिहार में जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वह कौन सा है? क्या बेगूसराय है, मुंगेर है, या पटना है, या भागलपुर है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? पटना है। ठीक है ना। और सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वह जो है सो शिवहर है। कौन है? शिवहर है, जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने तुरंत बताया, जल्दी से आंसर कमेंट करें। 16वां का शिवहर होगा, सुपौल होगा, या कटिहार होगा, समस्तीपुर होगा? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने भी बता दिया था। तो बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। 16 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति आय विश्व के विकसित देशों की अपेक्षा क्या है? तो विकसित देशों की अपेक्षा तो भाई प्रति व्यक्ति आय आप दिमाग लगाकर भी बता सकते हैं कि विकसित देशों की अपेक्षा भारत का तो प्रति व्यक्ति आय कम ही होगी ना। तो इसलिए देखिए ऑप्शन कम है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 17 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 18वां नंबर क्वेश्चन का बताएंगे, जवाब देंगे। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये बिहार बोर्ड 2014 में पूछा है। हालांकि और भी कहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन ये 2014 ही केवल दिया हुआ है, लिखा हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है 25,494 रुपया थी। 2008 से 9 के अनुसार, ठीक है ना। 2008 से 9 के अनुसार 25,494 रुपया उसमें प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है ना। पीसीआई इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जब उस देश के कुल राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय गणना विधि बताइए। राष्ट्रीय आय गणना विधि है ना, 3 तरह का बताया था, जिसमें ना उत्पादन गणना विधि है, व्यय गणना विधि ऑप्शन दिया हुआ है, और सी में है दोनों ऑप्शन है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कौन राष्ट्रीय आय गणना विधि है तो दोनों हो जाएगा, उत्पादन और व्यय गणना विधि भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है से 20वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है से हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? कौन जो है से हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? आंसर इसका कमेंट कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करती है? क्या राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय? हमको राष्ट्रीय आय से क्या लेन देन है ना। किसी के पास ज़्यादा इनकम होगा, किसी के पास 0 रुपया होगा, तो भाई राष्ट्रीय आय तो सबको जोड़ के निकाला जाता है ना, तो उसका इनकम दिखाएगा, लेकिन आपके पास होगा नहीं। तो मेन आपके पास जो फंडा है प्रति व्यक्ति आय का है। अगर आपके पास अगर इनकम हो रही है तभी आपके जीवन स्तर अच्छी रहेगी। अगर बगल का इनकम हो रहा है तो आपका उससे क्या लेन देन है? इसलिए प्रति व्यक्ति आय पर टिक मारेंगे, ना कि राष्ट्रीय आय और राजकीय आय पर मारेंगे। ठीक है। 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है बताइए जल्दी से। ये भी क्वेश्चन जो है 2018 के कंपार्टमेंटल में, 2019 के एनुअल एग्जाम में, 2020 के भी एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से बताएंगे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब होता है? क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 1। तो इसका जल्दी से बताएंगे। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो यहाँ पे 1 जुलाई और 30 जून दिया गया ऑप्शन, एक कृषि वर्ष कहा जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का होता है ना। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है बताइए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए, देखिए विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है ना। आर्थिक वृद्धि का 22 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। आपके जो गाइड है उसमें गलत दिया है, अर्थ समावेशी विकास दे दिया है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आर्थिक वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि जो विकसित देशों में जो आय में वृद्धि होती है वो आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है।
है ना। जो निर्धन देश है, जो बेचारा अविकसित देश है, विकासशील देश है, वहाँ पे अगर आय में वृद्धि हो रहा है तो उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। लेकिन जब विकसित देशों में हो रही है आय में वृद्धि तो आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 22 का बी ऑप्शन। तो 23वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? जल्दी से बताइए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? या कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, या सेवा क्षेत्र का? हमने बताया था ना, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है पूछ रहा है, था नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, है पूछ रहा है। तभी वर्तमान में सेवा क्षेत्र है ना। 23वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का, मतलब 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर पर आता है औद्योगिक क्षेत्र, फिर तीसरा नंबर पर कृषि क्षेत्र। मतलब कि ना, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसका? सेवा क्षेत्र का। दूसरा नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र। जब हमारे देश की आज़ादी मिली थी ना, उसके बाद जो वर्षों था, पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था, है ना। कृषि क्षेत्र का योगदान पहले 57% है, आवाज़ जो है से सेवा क्षेत्र का योगदान 57% हो गया। बताइए आप किस तरह से थी। अब बताइए 24वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्र, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? बताइए जल्दी से बताइए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? डॉक्टर V.K.R.V. राव, या प्रोफेसर P.C. महालनोबिस, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर C. राजगोपालाचारी? जल्दी से बताइए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब है, भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था प्रोफेसर P.C. महालनोबिस के द्वारा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? गलत है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा हो जाएगा। 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, प्रोफेसर P.C. महालनोबिस के द्वारा नहीं। इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 ईस्वी में, ठीक है। और 29 जून को मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर, सांख्यिकी दिवस भी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 24 का सी, दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी, 1868 ईस्वी में, जिसमें 20 रुपये बात पाई गई थी, ठीक है। तो आज जो है से 24 नंबर क्वेश्चन तक ही था, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर से संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चन थे उसको मैंने आज कर डिस्कस किया, ठीक है। तो बाकी कुछ क्वेश्चन जो है से अब जो है से अगले दिन डिस्कस होगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें, और दोस्तों को बताएं कि इस यूट्यूब चैनल पर क्लास होती रहती है, इसलिए आप लोग आएँ और पढ़ें, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।